प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर दा राम राम। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर दा, कई दिनों से बड़ी बहस चल रही है, बड़ा जातिवाद का संघर्ष चल रहा है और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। कई लोग उसी के पीछे पड़े हुए हैं, पर हम लोगों ने यह प्रयास किया है, जो हम लोग का सोच रहा है, हम लोग क्या बात रही है कि भारत बन रहा है, हिंदू सभ्यता का उत्थान हो रहा है, हमको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और प्रयास यही करना है कि यह लोगों का ध्यान भी वहीं रहे, सही जगह पर रहे, भारत को बनाने पर, हिंदू सभ्यता को बचाने पर, बनाने पर, दुनिया में फैलाने पर। और उसके लिए अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। उसके लिए वैश्विक सिस्टम्स जो हैं, जो जियोपॉलिटिक्स है या जो वर्ल्ड ओवर आपके रिलेशंस हैं, वो बड़े मायने रखते हैं। दो बड़ी अच्छी खबरें आई हैं। एक आई है कि अयोध्या जी जो है पर के इकोनॉमिक, सनातन इकोनॉमिक्स पर IIM लखनऊ ने एक बड़ा विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। उसमें बताया कि 4 लाख करोड़ से ज्यादा का धंधा, बिजनेस, रुपया, पैसा अयोध्या जी की वजह से, श्री राम मंदिर की वजह से उत्तर प्रदेश में आया है। 18 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए हैं और जाहिर सी बात है, यह पैसा जब उत्तर प्रदेश में आया है तो यह सारे वर्गों में बराबर गया है, या जिसकी जितनी क्षमता थी, जिसका जितना मेरिट था, जो जितना प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था, उसको मिला है। यहाँ कहीं इस पैसे में कहीं कोई आरक्षण नहीं लगा हुआ है। तो जिस वर्ग ने जितनी मेहनत की उसको उतना मिला, खत्म कहानी। दूसरी बात, वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है उसको देखने के लिए हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे। यह देखा जाए। ये भाई साहब जो नीले हाफ पैंट और टी शर्ट में सिक्युरिटी नाही का पुढे बाईकवर पण पकडले पोलिसांनी. हळूहळू तो बोलते डोंट शूट. पर्सनल बॉडीगार्ड बोले काय चालू आहे. चला की आवाज सुन के लग रहा होगा कि मराठी बोली जा रही है। मुंबई की सड़कें हैं और अब तक लोग पहचान गए होंगे, ये जो रनिंग करने वाले भाई साहब हैं, ये हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन जो भी कहे जाते हैं, जैसा भी। पुष्कर दा, आपसे जानना चाहूंगा, फ्रांस की जो डील हो रही है वो सब पे तो हम बात करेंगे, पर यह दृश्य, यह तस्वीर क्या कहती है भारत की सुरक्षा को लेकर और भारत के प्रभाव को लेकर कि फ्रांस का राष्ट्रपति भारत की सड़कों पर जॉगिंग कर रहा है? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परसेप्शन जहां महत्वपूर्ण है, वहां पर अनकही बहुत सी चीजें जो है फोटोग्राफ और वीडियो या फिल्म के माध्यम से सामने आ जाती है। फ्रांस का राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो मुंबई की सड़कों में सुबह जॉगिंग कर रहा है। ये दो चीजें दर्शाता है। पहला, स्पष्ट रूप से जहां कि भारत एक सुरक्षित राष्ट्र है, पहली बात। और ये सुरक्षित राष्ट्र है तो इसके मतलब भारत का सुरक्षा तंत्र जो है, क्योंकि निश्चित रूप से उनका राष्ट्रपति जब दौड़ रहा तो वो ऐसा तो असंभव है कि वो एक अननोन व्यक्ति के तरीके से कर रहा हो, उसकी जो है सुरक्षा का पूरा ख्याल न रखा गया हो। तो इसके मतलब भारत का सुरक्षा तंत्र भी जो है एक अच्छा कवच प्रदान कर रहा है। दूसरा, हर जगह क्यों नहीं मैक्रो तो चले जाते हैं, दौड़ते दिखते हैं। वो जब दौड़ना होता है तब होता है उस देश की मट्टी, उस देश की हवा को महसूस करना चाहते हैं, उसको अपने अंदर आलिंगनबद्ध करना चाहते हैं। वो दिखाता है कि वो व्यक्ति जो है भारत में आकर जो है भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज की प्रतिध्वनि को वो सुनना चाहता है, रोजमर्रा की जिंदगी देखना चाहता है और उससे जो है अभिभूत है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये जो है कोई फोटो ऑप नहीं था जैसे राहुल गांधी करता है, ये वो फोटो ऑप नहीं था। दिस वाज समथिंग, इट वाज अ मैसेजिंग बाय मैक्रो टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली अमेरिका। इसके बारे में मैं और बात करूंगा आपको। फ्रांस और भारत के बीच में संबंध हमेशा से ही
अन्य राष्ट्र, यूरोपीय राष्ट्रों से बेहतर रहे हैं, चाहे कोई भी सरकार रही हो, क्योंकि जो है विशेषकर जब हमने जो है अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए नई तकनीकी और उसका जो है हमने प्रयास किया, तो जहां जहां हमको जो है अमेरिका ने दिया, फिर वहां रोका और अपने जियोपॉलिटिक्स उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमको जो है हम पे जो है दबाव भी बनाया। वहीं पे फ्रांस से जो हुआ वो सिर्फ से सौदेबाजी हुई। यदि फ्रांस ने कुछ चीज कमिट की है तो उसने वो प्रोवाइड की है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या सिचुएशन है। जैसे कि जब भी भारत और पाकिस्तान में कोई अल्टरेशन, जैसे 1965 का हो, 1971 का हो या कारगिल वॉर का हो, हमेशा अमेरिका ने जो है अपनी सप्लाई चेन को रोका है, हमको जब जरूरत पड़ी। लेकिन फ्रांस ने कभी भी इसका, फ्रांस और इजराइल दो राष्ट्र ऐसे हैं जब उन्होंने कभी उनका ये कोई कमिटमेंट है तो उन्होंने इसमें जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने आपको ट्रीट किया समवन हु हैज पेड इट फॉर द मनी एंड दे आर गिविंग यू। उसके बाद और है कि फ्रांस ने हमेशा ही जब हमने कोई टेक्निकल एक्सीलेंस के लिए उनको हमने अप्रोच किया है, और यदि वो टेक्नोलॉजी स्वयं फ्रांस की हितों के विरुद्ध नहीं है, तो उन्होंने खुलेआम उन्होंने हमको प्रोवाइड किया। सैफ्रॉन एफ्रॉन जो प्लेन की बात है, जो टेक्नोलॉजी है, इंजन की बात है, वो तो पहले से ही बात चली रही थी ना। अब जो है, जो महत्वपूर्ण मुझे समझ में आता ये है कि ईयू से हमारी जो हुई है, एफटीए हमारा हुआ है, तो ईयू में फ्रांस भी आता है, और फ्रांस जो है इसलिए महत्वपूर्ण ईयू में हो जाता है भारत के लिए कि शायद फ्रांस ही एक ऐसा यूरोपियन राष्ट्र है जो कि अमेरिका की विदेश नीति को हमेशा जो है उस पर रोड़ा बनता रहा। रोड़ा कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो अमेरिकन पॉलिसी होती है उसको टो नहीं करता, उस लाइन को टो नहीं करता, जहां उसको समझ में आता है कि उसका कोई हित है या उसकी जो सामरिक क्षेत्र है उसमें कुछ प्रभावित कर रहा है, तो वो अमेरिका के विरुद्ध जो है अपना बयान भी देता है और सामने खड़ा भी होता है। और ये हमेशा से अमेरिकन को जो है फ्रांस एक फ्लैश इन अ थॉर्न हमेशा उनको लगता रहा है। इसके पीछे हिस्ट्री है, उस पर तो हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, क्योंकि सबको मालूम ही है किस तरीके से एंग्लो सैक्सन में जो है, फ्रेंच और ब्रिटिश में जो है सदियों का जो है, शताब्दियों का एक फ्रेंच संस्कृति का, फ्रेंच लिबरलिज्म का, फ्रेंच भाषा का से उनका विरोध रहा है या युद्ध चलता रहा है। यही हाल जर्मनी के साथ फ्रांस का रहा है। तो आप किसको कह सकते हैं, फ्रांस जो है एक एनोमली के रूप में यूरोप में आता है। वो एनोमली भारत से और तगड़ा जुड़ रहा है। यहाँ मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, मेरी निगाह में सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि हमारा फ्रांस का आज तक पहले जो है ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर हम लोग एक दूसरे को कहते रहे कि हम जो है इसमें सहयोग करेंगे। लेकिन इस बार क्या किया इन लोगों ने, राष्ट्रपति मैक्रोन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इन्होंने जो है इसको एक अलग स्टेटस दे दिया, इसको इनहेंस कर दिया। अब क्या कहा उन्होंने, स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये केवल शब्द नहीं है। अभी तक जो है भारत और फ्रांस जो इनका सब्जेक्ट था, जो उसका परिधि थी, वो केवल दो राष्ट्रों के बीच का मामला था। जब आप ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं तो आप जो है एक्सपैंड कर दे टोटल ग्लोबल में। इसका मतलब जहां फ्रांस के हित है, भारत का हित है, और जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात है, तो वहां दोनों के कदम साथ साथ चले। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी पर्सनली, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जमाना जो आप जो अगले 5 साल 6 साल 7 साल देखेंगे, उसके अंदर जो है इन्हीं पार्टनरशिप का ही महत्व रहेगा। जी, और आपने पार्टनरशिप, जी मैं एक दो जानकारी ऐड करना चाहूंगा आपकी बात में। बाकी तो सब हम लोग बात कर ही लेंगे, उनके दस्तखत हो गए हैं। जैसे कि वो हेलीकॉप्टर का हुआ है कि भारत में वो हेलीकॉप्टर बनेगा,
और एक्सपोर्ट करेगा फ्रांस। असेंबली इंडिया लाइन में export इनॉग्रेट करेगा। की गई है। हाँ, किया है। अब वो हेलीकॉप्टर यूनिक हेलीकॉप्टर है संदीप। वो माउंट एवरेस्ट वो के ऊपर तक विश्व में उड़ेगा। सबसे जो है सबसे ऊंचाई पे उड़ने वाला है। उसके लिए कहा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक जो है ये हेलीकॉप्टर जो है वो की क्षमता है, जो भारत में हिमालय टेरेन के लिए बहुत जरूरी है। दर्शकों को उतना और बताऊंगा, किसी के लिए महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर नहीं है। जो है, हेलीकॉप्टर को उड़ने हाँ। के लिए उसको जो हवा की जो थिकनेस होती है उसकी आवश्यकता होती है, और हेलीकॉप्टर जब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक हवा की थिकनेस बहुत कम हो जाती है, तो हेलीकॉप्टर को जो ऊपर ऊपर जो उसको वो क्या कहते हैं, जो पुश मिलता है वो अपने इंजन से नहीं मिलता है, वो नीचे की हवा जो उसको हवा क्या कहते हैं, जो हवा का वायरन फोर्स होता है उससे मिलती है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करना जिसमें बहुत थिन एयर में भी आप अपना मशीन रन कर सकते हो, हेलीकॉप्टर, नॉट प्लेन्स। प्लेन्स का अलग या पूरा जेट इंजन का उनका अलग है। अलग अलग सिस्टम होता है, वो तो 30,000 फीट फिर तक की जाते हैं, अपने इंजन के दम पर जाते हैं, ठीक है। वो सिस्टम हेलीकॉप्टर में होना। जी। इसके अलावा हैमर मिसाइल का प्रोडक्शन, हम्म। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। हैमर की टेक्नोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है मिसाइल की। और दादा बात ये नहीं कि सिर्फ हम खरीद रहे हैं, हम पिनाका मिसाइल फ्रांस को देंगे। फ्रांस जो दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेकंड या थर्ड नंबर पर आता है, वो भारत से बने बनाए मिसाइल्स खरीदेगा। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि अपने यहाँ उन मिसाइल्स का मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, हमसे खरीदेगा, क्योंकि ज्यादा इफेक्टिवनेस है और कॉस्ट कम है। इसके साथ में एक और चीज, सबसे बड़ी बात जो मुझे मुंबई की सड़कों पर इनको दौड़ते हुए देख के लगी, कि आजकल ये पेरिस में नहीं दौड़ पाएंगे। जितने बुरे हालात पेरिस के हैं, जो सुरक्षित पहले पेरिस कहलाता था, और अभी जो जितना बुरा हालात है पेरिस में, जो दंगे होते हैं, जो आग लगती है, जो वहां पर इस्लामिक फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया, खैर इनका भी बड़ा योगदान है उसमें, लेकिन ये अपने यहाँ पर मुसलमान भर के, इमिग्रेंट भर के अब ये मुंबई की सड़कों पर सुरक्षित दौड़ रहे हैं, ये एक अलग बात है। चलिए, ये भी एक मैसेजिंग है जी। हाँ, और सबसे एक बड़ी चीज बात और है, बता दो। एक बात और, इन्होंने एक डायलॉग दिया, कि बोला कि दुनिया के जो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं वो इंडियंस हैं। उन्होंने जब मुंबई में वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक सीईओ तो यहीं इसी प्रदेश के एक शहर कोल्हापुर की हैं। इतना रिसर्च करके आए थे ये, कि भाई हम जो नाम ले रहे हैं, हमको कहाँ पर कौन सी बात बोलनी, कैसे मेक श्योर करने की मेरी बात सुनी जाए। एक एक लेवल ऑफ रिसर्च नहीं थी, उसके भी और लेवल ऑफ रिसर्च थी कि भाई ये शहर कौन से हैं जहां से ये लोग आते हैं, टायर 2 टायर 3 सिटीज से बच्चे निकले हैं, और दुनिया की बड़ी, और न सिर्फ टेक्नोलॉजिकल कंपनीज के सीईओ बने हैं, बल्कि शनेल के भी सीईओ और उसके भी वर्किंग, जो बड़े कल्चरल या फिर आपके जो ये लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं उनके भी सीईओज हैं। तो इसका मतलब कि हर तरफ दखल है। इसमें जोड़ने वाली बात यह है कि ये सारे सीईओज हिंदू हैं। अगला बोला नहीं, पर भाव यही है कि भाई साहब ये सारे हिंदू ही सीईओ बनते हैं, और ये जो मुंबई की सड़क पे दौड़ रहे हैं, इस हिंदू समाज के अंदर होने के कारण दौड़ रहे हैं। हिंदू समाज है इसीलिए प्रोडक्टिव भी है और सुरक्षित भी है। तो यह भी बहुत आवश्यक है जानना। जी पुष्कर। सबसे बड़ी जो अब एक चीज और टेक मैं लूंगा यहाँ पे, दर्शकों को मतलब इसका महत्व क्यों हम लोग इस पर मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्यों बड़ा एक्साइटेड भी हूँ, उत्साही भी हूँ जो डेवलपमेंट हुए। उसका कारण ये है कि ये यात्रा से पहले एक मीटिंग और हुई थी जिसने पूरे विश्व को खड़बड़ा दिया है। वो हुई थी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, म्यूनिक में, जिसमें विश्व के जो है सभी महत्वपूर्ण हर देश के थे। और ये बड़ी ये कॉन्फ्रेंस जो है सिक्योरिटी के उस पे जो है इसको एक मील का पत्थर माना जाता है। वहां पर जो है आपके मार्को रूबियो, जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जैसे भारत के विदेश मंत्री होते, वो वहां पे आए थे और उन्होंने 22 मिनट का एक भाषण दिया जिसने आने वाले समय की दिशा, जिसको नहीं दिख रहा था, उसको जिसको कोहरा दिख रहा था, उस कोहरे को भी उन्होंने छाट दिया, स्पष्ट बात कर दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग, ये आधिकारिक रूप से। फिर दूसरी बात थी कि वेस्ट का डिक्लाइन जो है ऑर्गेनिक नहीं था,
डेलिबरेट था। अमेरिका से इंडस्ट्रियलाइजेशन गायब करना डेलिबरेट था, और क्या नहीं था। इसलिए अब अमेरिका केवल अपने हितों की बात करेगा, अपने अपने परिक्षेत्र में किसी को घुसना नहीं देगा। और जब इंटरनेशनल बेस रूल हमारे क्षेत्र में नहीं होगा, वो जो है अमेरिका बेस रूल होगा। मल्टीपोलर पोलर की परिकल्पना स्पष्ट सामने दिखा दी। फिर वहां पर जयशंकर जी ने एक बात कही, मतलब ये दूसरा ये कहा रूबी ने कि अब कोई मेरा ऑब्लिगेशन नहीं है फॉर इंटरनेशनल रूल। इसके मतलब हर देश, क्षमतावान देश जो है अपनी अपनी बजाएगा, और फिर जो है तय होगा कि कौन नए वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है उसमें कौन किस स्थिति में है। वहां पर भारत की तरफ से जो है आपके वित्त मंत्री निर्मला जी थी और जयशंकर जी थे। वहां जयशंकर जी ने एक बात कही, ये G2 की बहुत बात होती है, जिसमें कि ट्रम्प बड़ा कोशिश कर रहे हैं कि चाइना और अमेरिका एक दोनों जो है कोलैबोरेट कर लें, दोनों एक दूसरे की के पूरक बन जाए, तो शेष विश्व में को बांट सकते हैं अपने खेमे में, या उसका जो है दोहन करके जियोपॉलिटिक्स फायदा और फाइनेंशियल ले सकते हैं। वहां पर जो है जयशंकर जी ने चेतावनी दी, और वो चेतावनी ये थी कि G2 हुआ तब भी विश्व का भला नहीं होना है, और G2 नहीं हुआ तब भी भला नहीं, क्योंकि जो है सबके रास्ते अलग। उन्होंने एक तरीके से मैं देख रहा था कि उनका कह रहा था कि अमेरिका और चीन दोनों ही आगे के काल में इररिलेवेंट होने वाले, क्योंकि जो नई व्यवस्था बनेगी उसमें जो है इन दोनों ने, जिन्होंने दुनिया को लूटा, उसको जो है हम जो है उनको ही अलग कर लेंगे। तो मेरे दादा दोनों की विचारधारा आप भी देखते हैं, सुनिए अब जो उस भूमिका को जब आप देखते हैं वहां पे, तो इसके मतलब जो है सारे राष्ट्र जो है सब अपने अपने कान खड़े किए हुए, सब जो है के पास, जिन्होंने बहुत देर से देखा या देर से समझ में आया या बदलते हुए विश्व को नहीं देख पाए, वो अब सब जो है बहुत कम समय में रिकैलिब्रेट कर रहे हैं और नए पार्टनर ढूंढ रहे हैं। अब मैं आता हूं, जो एक मुझको समझ में आई बात आई है, एक एग्रीमेंट और हुआ है फ्रांस और इंडिया में, वो हुआ है रेसिप्रोकल डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ इंडिया एंड फ्रांस लैंड फोर्सेस एस्टेब्लिशमेंट इन द लैंड फोर्सेस एस्टेब्लिशमेंट। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारतीय सेना के अधिकारी, थल सेना के, वो वहां पे उनका जो थल सेना का एस्टेब्लिशमेंट है वहां पोस्ट होंगे, वहां पे करेंगे, और फ्रांस के भारतीय सेना में। इसका अर्थ है कि जो डेवलपमेंट हो रही होगी वो जो है पता रहेगी, और ये तय कर दिया फ्रांस ने कि आगे वाले काल में जब भी कुछ होगा, मिलिट्री एडवेंचरिज्म होगा या स्थिति बिगड़ेगी, तो जो है भारत तो ये जो है विदाउट एनी मिलिट्री कॉपरेट उसके एग्रीमेंट के रेसिप्रोकल, क्योंकि जब आप जो है अपने क्षेत्र में अपने एस्टेब्लिशमेंट में जो विदेशी अधिकारियों को लाने, इसके मतलब उसको लिमिटेड अप्रोच दे रहे हैं या लिमिटेड एक्सेस दे रहे हैं। यहां पर जो अब आता है, जो मैक्रो ने फ्रांस को बना दिया, मैक्रो तो आज है, कल चले जाएंगे, लेकिन देखना ये और बढ़ेगा। यदि कोई राइट विंग की सरकार वहां पे आई और बढ़ जाए। कारण क्या है, यूरोप के राष्ट्र के इंडिविजुअल राष्ट्र के पास अपनी कोई विशेष सेना ऐसी नहीं है कि बदलते हुए डेमोग्राफी में, बदलते हुए इलीगल इमिग्रेंट्स की विशेषता, इस्लामिक इमिग्रेंट्स की वजह से जो वहां का सोशल ऑर्डर टूटा है, उसमें एक दिन आप देखिएगा कि भारत यूरोप की भूमि में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में हम एक गुलाम के रूप में, हमारे सैनिक जो है एज ए कराची की, गांधी ने रिक्रूट कराए थे अंग्रेजों के लिए, हम स्लेव थे, हम ब्रिटिश की तरफ से लड़े। लेकिन इस बार
यूरोप में फिर भारत लोगों की सेना के बूट्स होंगे, लेकिन वो भारत के होंगे और भारत के लिए होंगे, और पीस भारत कीपिंग के के लिए पास होंगे। ही एक यूएन में ऐसी सबसे सेना ज्यादा है पीस कीपिंग भारत से जाता जिसपे है। कि यूरोप के जब बदलते हुए क्रम में विश्वास किया जा सकता है कि वो जो है, हम लोग कहते हैं कि पीस कीपिंग फोर्स में यूएनओ की भारत की बड़ी भूमिका रहती है। दिस वाज सम काइंड ऑफ पीस फोर्स, बट India will be there. The boot on the ground of Indian Army will be there on invitation. देख लीजिएगा, ये अब अगले 4-5 साल में जब भी यूरोप में जो है आग लगेगी, उनका स्ट्रक्चर टूटेगा, उनके इंस्टीट्यूशन क्रैक करेंगे, देन वी वर द वन हु इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। जी, और आपने कहा ये मेरे लिए पूरा जो पूरा टेक है जो राष्ट्रपति मैक्रो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से फ्रांस और भारत की संबंधों को लेकर, यहाँ पर अंतिम 20 मिनट हो चुका है, लंबा हो जाएगा। अंतिम 2 मिनट कहूंगा जिसकी चर्चा तुमने भी की है, जिस तरीके से एक वर्ग, फिलहाल तो ये काले सवर्णों के नाम लग रही है, मोदी को हटाने की मुहिम में लगे हुए हैं और यूजीसी के बहाने जो है वहां तक पहुंचे हैं। और सवर्णों भी मैं करेक्ट, पर मैं इन सबको बता देना चाहता हूं कि हम जो है ऐसे समय में जा चुके हैं जो है वैश्विक कोलाहल का है, अराजकता का है। यहां पर जो है आप मैटर ही नहीं करते हैं, आपको लगता है आप बड़े महत्वपूर्ण, जाति महत्वपूर्ण है। 2 साल अभी तो आप बहुत अच्छा मीठा मीठा गप किए। हम युद्ध काल में जा रहे हैं, भले हमारा शुरू में युद्ध में हम ना घुसे, लेकिन हम ऐसी तबाही की ओर जा रहे हैं जहां पर वही बचेगा जिसका नेतृत्व दूरदर्शी होगा, संयमशील होगा और जिसका प्रभाव होगा वैश्विक। क्या हिंदुस्तान में कोई दूसरा आदमी है, दूसरा नेता है? क्या आप जिसके लिए आप जो है बैटिंग, मेरा तो मानना है कि आप दूसरे नाम के लिए जो योगी जी का नाम लेते हैं, आप उनके भी बहुत बड़े दुश्मन हैं। आप कहते ही है, क्या दूसरा जो भी है, क्या वो इस डगमगाते हुई स्थिति में इतना प्रभावशाली हो सकता है? क्या संबंध बना? ये सब मोदी जी ने पिछले 10-11 साल में कमाया है, लोगों को दिखा के कमाया है। नहीं, एक सत्ता की कंटिन्यूटी आवश्यकता है। भारत के उत्थान के लिए तो एक नेतृत्व की कंटिन्यूटी बहुत आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है विचारधारा और सनातन की पुनर्स्थापना के लिए विचारधारा के नेतृत्व का बना बहुत 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 आवश्यक है। और जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए जो बदलाव हो रहे हैं, उसमें आपको ऐसे ही नेतृत्व की फिलहाल आवश्यकता है कि जिसका जो है, जो अपने घर को बिना जलाए विश्व जो जल रहा है उससे जो है प्रॉफिट से लाभ कमा सके और भारत को सुदृढ़ कर सके। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 50 कमियां होंगी, मेरे भी उनके संग इश्यूज है, कई चीज मैं उनकी पॉलिसीज पे एग्री नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि उनके लिए भारत प्रथम है, उनके लिए सनातन उनका श्वास है। तो ऐसे व्यक्ति पे मुझे तनिक संदेह नहीं है। मैं जो हूं उनके साथ खड़ा हूं और मैं तमाम उन लोगों के विरोध में हूं, चाहे वो समर जो है हमारे मेरे ही में कुछ ब्राह्मण भी हैं, उनको जो है कहूंगा कि अपनी जो है पुनर्विचार करें। आपका ब्राह्मणत्व जो है, जब मुसलमान मुगल आए, अंग्रेज आए, गुलाम बनाया, तब आपका ब्राह्मणत्व काम नहीं आया, आप गुलाम बने। मत सहयोगी बनिए उन शक्तियों के जो भारत को पुनः चाहे राजनीतिक रूप से और चाहे जो है उत्पादक को मार्केट के रूप में पुनः गुलाम बनाना चाहते हैं। धन्यवाद। जी।
बड़ी बात, हाँ जी। और इसके साथ और कोई बात नहीं कि भारत की इस समय आवश्यकता क्या है, और बात सिर्फ एक छोटी सी तुच्छ क्षुद्र विषय यूजीसी गाइडलाइन की नहीं है, बात पूरे भारत की है। ठीक है, कोई मुद्दा इतना बड़ा नहीं होता कि आप पूरा भारत और हिंदू सभ्यता ध्वस्त कर दें और हिंदुओं में लड़ाई लगवा दें, कोई मुद्दा इतना बड़ा नहीं होता। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। भारत विश्व में अपनी राह बना रहा है, जितना अयोध्या में सनातन इकोनॉमी जनरेशन हो रही है, उतना ही वैश्विक स्तर पर इकोनॉमी जनरेशन हो रही है, और ये सबके लिए है। जिसके में जितनी क्षमता है, जाओ आगे बढ़ो, यह पैसा कमाओ, अपने बच्चों के लिए कंपनियां बनाइए, आगे बढ़िए, नौकरियों पर निर्भर न रहिए, पर्टिकुलरली सरकारी नौकरियों पर। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर, आपने फ्रांस के माध्यम से हमें यह बताया। मैक्रोन ने बहुत बड़ा मैसेज दिया कि वो मुंबई की सड़कों पर दौड़े, बड़ा मैसेज, और इसी के साथ अपना कमिटमेंट भी उन्होंने दिखाया। तो दर्शकों, आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। राम राम।